नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक लगाने का फैसला। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया आदेश। कमेटी बनाकर समस्या का हल निकाला जाएगा। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 22 जुलाई को सुनवाई। सरकार की दलील, बॉर्डर खुलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का ऐलान, किसानों के दिल्ली कूच का कार्यक्रम जस का तस है। रास्ता खुलते ही खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में बोले अमित शाह, कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया। पीएम मोदी ने हमेशा ओबीसी का किया सम्मान। जीतन साहनी हत्याकांड पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। टेबल से 3 खाली गिलास पुलिस को मिले। घर से 3 बाइक भी बरामद। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या। घर में ही मिला शव। जांच के लिए एसआईटी गठित। एसडीपीओ ने कहा, पहली नजर में चोरी के इरादे से घर में घुसे थे चोर। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, अमेरिका में ट्रंप पर भी हमला हुआ। नीतीश के रहते कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के विरोध में बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। देश के 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पटना में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर और ऑफिस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के मधुबनी समेत पुणे और पटना में घर पर भी छापेमारी। लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी। सीएम योगी ने लोगों को दिया भरोसा। मिलने पहुंचे प्रभावित परिवारों से योगी, निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। डोडा एनकाउंटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बात की। ऑपरेशन के लिए जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवानों की शहादत पर दुख जताया। कहा, आतंकियों का कायराना हमला। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 1 ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी की गलत नीतियों का जवान भुगत रहे हैं खामियाजा। गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी को ऑफिसर चाहिए, फिक्सर नहीं। स्वैन को बर्खास्त करने की भी मांग की। डीजीपी ने कहा था, क्षेत्रीय राजनीति से घाटी में आतंक को मिला बढ़ावा। यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने किया 23 जोड़ों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान। 21 जुलाई को कराएंगे सामूहिक निकाह। जिला प्रशासन से मांगी इजाजत। तौकीर रजा के धर्मांतरण वाले ऐलान पर वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा, ये नफरत फैलाने की मंशा है। हिंदू मुस्लिम के संबंधों को खराब करना चाहते हैं। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान को लेकर बरेली में हिंदू संगठनों का हंगामा। डीएम को ज्ञापन देकर तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन की मांग की। धर्म परिवर्तन को लेकर मौलाना तौकीर रजा के बयान से भड़के मथुरा के साधु संत। महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने कहा, षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है, युवाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में सोनिया गांधी से भूपेंद्र हुड्डा की मुलाकात। हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव नतीजों और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। आईएएस पूजा खेड़कर से महाराष्ट्र के वासिम में पुलिस की टीम ने 3 घंटे तक की पूछताछ। खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खेड़कर परिवार की सालाना आय और संपत्ति की भी जांच कर सकता है। अजमेर दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले मामले में कोर्ट का फैसला। मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती सहित सभी आरोपियों को किया गया बरी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कोलक नदी पर पुल का निर्माण पूरा किया गया। सामने आई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की गाड़ी नीलगाय से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे डीएम। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स को बस से कुचला। बस के पास खड़ा था युवक को कुचलते हुए बस आगे बढ़ गई। युवक की मौत हो गई।
और आइए अब नजर डालते हैं युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर, 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान में इजराइल के हमले के बाद तबाही जारी है। दक्षिण लेबनान के कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर यह बड़ा हमला किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। आधी रात में विमान ने गिराए बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध के मैदान से इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर राफा से। राफा में इजराइल के हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ के हमले में हमास को भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि खान यूनुस में तबाही के बाद राहत, शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों को पहुंचाई गई है मदद। विमानों से एयर ड्रॉप किए गए हैं राहत पैकेट। तो एक तरफ बम बरसाए जाते हैं और उसके बाद फिर राहत पैकेट भी ड्रॉप किए जाते हैं। अब राहत पहुंचाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर खान यूनुस में तबाही के बाद राहत के पैकेट भी आसमान से गिराए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से आ रही है। इस वक्त की पांचवी बड़ी खबर ये कि रूस का यूक्रेन में बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। KH-38 मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया गया है। मिसाइल हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। युद्ध के मैदान से एक और इस वक्त बड़ी खबर ये कि यूक्रेन पर रूस का भीषण मिसाइल हमला। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से कि रूसी हेलीकॉप्टर का यूक्रेन पर बड़ा अटैक। Mi-35 हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में भारी तबाही हुई है इसकी वजह से। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि स्पेन ने यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक भेजे हैं। अगले हफ्ते तक ये टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। तो स्पेन की तरफ से मदद पहुंचाई गई है यूक्रेन को। 10 लेपर्ड टैंक दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि अगले हफ्ते तक ये टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। युद्ध के मैदान से इसके बाद हम आपको अगली बड़ी खबर दिखाएंगे। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर भी यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के वोवचांस्क तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के हमले में पूरी तरह तबाह हुआ है शहर। वोवचांस्क की इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। और युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर पोलैंड सीमा से। पोलैंड सीमा पर चीन और बेलारूस की ड्रिल जारी है। PLA और बेलारूस ने किया है युद्धाभ्यास। विध्वंसक हथियारों के साथ ये एक्सरसाइज की गई है पोलैंड बॉर्डर पर। तो देखिए PLA यानी चीन और बेलारूस के सैनिकों द्वारा ये बड़ी एक्सरसाइज पोलैंड बॉर्डर पर की गई है। विध्वंसक हथियारों के साथ हुई है ये एक्सरसाइज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दुनिया में इस वक्त 2 मोर्चों पर विध्वंसक जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 29 महीने से युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध जारी है। लेकिन इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच महाविनाशक जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि लेबनान से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। तो जवाब IDF की तरफ से भी दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो दक्षिणी इजराइल से आ रही है वो इसके बाद आपको बताएंगे। दक्षिणी इजराइल में मिस्र से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं ये आशंका जाहिर की जा रही है। तो देखिए एक तरफ ये 2 युद्ध के मैदान और इन दोनों युद्ध के मैदान में अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है दक्षिणी इजराइल से वो ये कि दक्षिणी इजराइल में मिस्र से आतंकी घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल की पुलिस ने एलात हाईवे को ब्लॉक किया है। कई संदिग्धों को इजराइल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हेलीकॉप्टर से इलाके में छानबीन की जा रही है क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि मिस्र की तरफ से आतंकी इजराइल में दाखिल हो सकते हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनकी तलाश करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, इजराइल में हम एक तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, जो हिजबुल्लाह है या हूती हैं, वो लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ लगातार लेबनान के फ्रंट पर बमबारी और गोलाबारी होते हुए हम देखते हैं। एक दूसरी चुनौती अब इजराइल के सामने ये खड़ी हो गई है जिसकी तस्वीरें अभी सामने आई कि किस तरह से मिस्र से और दूसरी जगहों से
इस तरह से आतंकी दाखिल हो सकते हैं और फिर लोगों के बीच जाकर जो आतंक की गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और ऐसा कहां से किया जा रहा है? देखिए, ये खबर अभी अभी आई है कि इजिप्ट के बॉर्डर से कुछ आतंकी इजराइल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। इजराइल के एलात सिटी इलाके में वो आतंकी कहीं छिपे हो सकते हैं और उनकी तलाशी अभियान में अभी सैकड़ों सुरक्षाकर्मी लगे हैं और कई हेलीकॉप्टर से उस पूरे इलाके में अभी पेट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में भी देखिए, इस वीडियो में भी, कि आपको चलती हुई गाड़ी से दिख रहा है कि साइड में कई दर्जन जो है पुलिस कर्मियों की गाड़ियां वहां पर खड़ी है और लगातार उस इलाके में छानबीन की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इजरायली सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि 7 अक्टूबर को ऐसे ही हुआ था जब गाजा से काफी संख्या में आतंकी आए थे और फिर उस तरह से कत्लेआम मचाया था। वैसी घटना ना हो, इस वक्त आतंकियों की तलाश जारी है। कई लोगों को संदिग्ध होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो होटल में हैं, उन सबको कहा गया कि आप होटल से बाहर ना निकले क्योंकि जान का भी खतरा हो सकता है। और इसीलिए इस वक्त पुलिस लगातार वहां पर कह रही है कि सड़क पर कोई ना आए। हाईवे की चारों तरफ ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार आतंकी कहां गए हैं। पहले खबर आई कि वो जॉर्डन से आ सकते हैं, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो इजिप्ट से उसकी एंट्री हुई है। ऐसी इजरायली सुरक्षा कर्मियों को संदेह और उसी हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, तो इजिप्ट से, मिस्र से दाखिल हुए हैं ये आतंकी। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं लेबनान से। वो लगातार हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट हमें पहुंचा रहे हैं और उस इलाके में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी अपडेट लगातार हम सुमित से ले रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। सुमित, ये एक नया अपडेट सामने आया है जिसमें एक तरफ वो हमले जो हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं या हिजबुल्ला हमले कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स पर, लेकिन ये जो घटना है जिसमें आतंकी दाखिल होने की जानकारी सामने आ रही है, ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं सुमेरा कि हम इससे थोड़ी देर पहले यारीनी के इलाके से वापस आए। यारीनी इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे ठीक आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं और ख़ास तौर पर वहां से लगातार हमने रिपोर्ट किया जो दर्शकों तक हम अपने पहुंचाएंगे बहुत जल्दी। अब दूसरी पॉइंट ये, क्योंकि लगातार इजराइल की सेना, इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा प्रेशर में है इस समय, इनके पास लगातार आप देखें कि गाजा का इलाका हो या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्ला के हो, अब तीसरा कह रहे हैं कि लगातार इजिप्ट के इलाकों के से लगातार आतंकी, तो एक बड़े प्रेशर में है और यही वजह है कि इजराइल की सेना लगातार से मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से इंटेलिजेंस गैदर कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इजराइल की सेना के पास या इजराइल की एजेंसीज के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक फ्रंट नहीं है जहां से उनको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लगातार कई प्रॉक्सीज, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इजराइल में दहशत फैलाने के लिए या फिर उनमें बड़े अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्ला की भी बात कर लीजिए आप, चाहे इजिप्ट की बात कर लीजिए, और ऐसे मल्टीपल रूट्स को वो फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको लगातार उनको यूज कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इजराइल की फोर्सेज हालांकि ये मानती है, एजेंसीज मानती है कि उनसे कई लैप्सेज हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद भी आपको याद होगा कि कई 2-3 बार ऐसे चांसेस हुए हैं जब उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है या फिर उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं पहुंच पाई थी। तो निश्चित तौर पर एक पैनिक भी है खास तौर पर इस समय इजराइल के अंदर कि देखिए दोबारा से कोई बड़ा अटैक ना हो जाए, दोबारा से कोई बड़ी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे पूरे देश में एक तरीके से दोबारा से अस्थिरता हो जाए। जी हाँ, और चुनौती भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन इजराइल पर आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्ला ने इजराइल पर किए हैं विध्वंसक हमले। अभी हिजबुल्ला के भीषण अटैक हुए हैं। माफ कीजिए, किरियत शिमोना में दागे गए हैं रॉकेट और मिसाइल। तो किरियत शिमोना पर मिसाइल वर्षा की गई है। ये सबसे बड़ा हमला है हिजबुल्ला की तरफ से जो इजराइल पर अब तक किया गया है। लगातार हिजबुल्ला और इजराइल के बीच, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्ला के हमले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। किरियत शिमोना पर बरसाए गए हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। युवल में रॉकेट गिरने से आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए किस तरह से ये रॉकेट दागे गए और कैसे युवल में इसके बाद रॉकेट हमले के बाद आग लगी।
हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच क्या कुछ चल रहा है उससे जुड़ी अगली बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले भी देखने को मिले हैं। इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना की 91वीं ब्रिगेड पर अटैक किया गया, जहां छिपे थे इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान। उस कब्रिस्तान पर भी बड़ा हमला किया गया है, अटैक किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर छिपे हुए थे और इस इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान ऐसा बताया जा रहा है और इसको भी निशाना बनाया गया है। यहाँ पर भी जहाँ जवान थे इजरायली डिफेंस फोर्स के, उस कब्रिस्तान पर भी अटैक किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 91वीं ब्रिगेड के जवान थे आईडीएफ के। हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमलों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किरियत शिमोना पर सबसे ज्यादा बारूदी वर्षा की गई है। अब तक के हमलों की वो इंटेंसिटी नहीं थी जो इस बार हिजबुल्लाह के हमलों में दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हमले इस वक्त हिजबुल्लाह द्वारा किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि ताज़ा हमले में उसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ये भी बता दें कि इजराइल में कहां कहां हिजबुल्लाह ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। मेतुला, युवल, किरियत शिमोना, बीट हिलेल और अपर गलीली को हिजबुल्लाह ने बारूदी विध्वंस का जीता जागता सबूत बना दिया। तो देखिए ये हम आपको इलाके दिखा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हमले के इलाके हैं, जिसमें किरियत शिमोना एक इलाका है जहां पर हमला किया गया है और किरियत शिमोना के अलावा जो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं वो भी हम आपको दिखा दें। किरियत शिमोना के अलावा मेतुला और जो वेपन इस्तेमाल किए गए हैं उसमें रॉकेट और मिसाइल से हमले किए गए हैं। आईडीएफ बेस और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट और मिसाइल दागी गई है। जो टारगेट था वो आईडीएफ बेस था और रिहायशी इलाके थे, इसका दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का लेकिन बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रॉकेट हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा। हमले में घायल एक आईडीएफ जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी जानकारी युद्ध के मैदान से है कि किरियत शिमोना में अभी अभी बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर की है जबरदस्त स्ट्राइक। किरियत शिमोना को टारगेट किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा। इजराइल का ये इलाका लगातार निशाने पर है हिजबुल्लाह के। एक बार फिर यहाँ जबरदस्त स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से किरियत शिमोना पर लगातार रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है हिजबुल्लाह द्वारा। और ये हाल ही में कुछ समय पहले किया गया हमला है किरियत शिमोना में। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से जबरदस्त कहर बरपा है। 50 मिसाइल अटैक से किरियत शिमोना थर्रा उठा है। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह के इरादे क्या हैं और वो इजराइल से किस हद तक इंतकाम लेना चाहता है। इजराइल पर लेबनान की तरफ से ये बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल के किरियत शिमोना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। किरियत शिमोना पर डाली गई हैं 1, 2 नहीं 50 मिसाइलें। तो देखिए किरियत शिमोना पर किस तरह के अटैक किए गए हैं उसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ये इलाका और इस इलाके में 50 मिसाइल दागी गई हैं हिजबुल्लाह द्वारा। किरियत शिमोना का इलाका है ये इजराइल का, जहां पर ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, जिसमें 50 मिसाइलों से इस इलाके को थर्रा दिया गया। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ज़बरदस्त हमले। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर ज़बरदस्त हमला किया है, यानी जवाबी कार्रवाई की गई है। किरियत शिमोना पर दागे हैं 20 रॉकेट। कई रॉकेट आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए। जो हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट उन्हें आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि 20 रॉकेट दागे गए हैं किरियत शिमोना पर। तो किरियत शिमोना पर रॉकेट और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। लेकिन आइए आपको ये बताते हैं कि दरअसल हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल पर कहर बरपाया है। इसके ज़रिए आपको समझ आएगा कि दरअसल कितने ज़्यादा व्यापक हमले किए गए हैं। फलक और जिहाद मिसाइलों की बरसात कर दी गई है। कुल 50 मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखिए ये जो हमले हैं उसमें 50 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। बड़े दावे ये किए जा रहे हैं कि मेटेट और बेट हिलेल और मायन बारूक में ये अटैक किए गए हैं। तो ये वो इलाके हैं
जहां पर हमला किया गया है। हनीता और तेल शार बैरक पर भी अटैक का दावा किया जा रहा है। मारगालिया बस्ती हमले में भी कई IDF जवान ढेर करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा इस तरह से कुल 10 मिलिट्री ऑपरेशन है जो चलाने का दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा। ये सबसे ज़्यादा विध्वंसक है। उत्तरी इजराइल में इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी हिजबुल्लाह बड़े दावे कर रहा है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10 बड़े विध्वंसक हमले इजराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हैं। 50 मिसाइल, 20 रॉकेट, कुल 10 घातक हमले। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने तबाही मचा दी है। ऐसे हमलों की उम्मीद शायद इजराइल ने भी नहीं की होगी, लेकिन लेबनान की बारूदी बरसात में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचने की अब तक खबर है। सैन्य बेस, रिहायशी इलाके, हर तरफ हिजबुल्लाह ने कहर बरपाया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अंत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लगातार अपनी जमीन पर हमलों से बौखलाए इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर 2020 से भी बड़ा धमाका करने का प्लान तैयार किया है। नेतन्याहू और इजरायली सेना प्रमुख ने बैरूत पर सबसे बड़े हमले का ऑपरेशन गिफ्ट 2.0 तैयार कर लिया है। ये ऑपरेशन कितना भयावह होगा इसका अंदाजा आप 4 अगस्त 2020 को हुए बैरूत धमाके की तस्वीरों से लगा सकते हैं। यह बैरूत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इसी दिन बैरूत ने सबसे बड़ा विनाश देखा और इसका एपिसेंटर बना बैरूत पोर्ट। चार अगस्त की दोपहर बैरूत पोर्ट पर धुएं का एक ऊंचा गुबार उठ रहा था और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मील दूर तक तबाही फैल गई। गलियां मलबे से भर गईं, धमाके से कार उलट गई, इमारतें गिर गईं, बैरूत में हर ओर तबाही का आलम था। सुमित इस वक्त लेबनान में बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह से युद्ध के मैदान में इस वक्त एक्शन हो रहा है, देखिए। आगे की तरफ यारीनी से आगे की तरफ बढ़ रहा है वो इलाका आप देख रहे हैं। ये महज करीबन कुछ मीटरों की दूरी पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी गांव है। इसके बाद सीधा इजराइल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और देखिए मैं आपको बताऊँ हिजबुल्लाह देखिए मेरे कैमरा पर्सन और मैं अब देखिए दूसरी जगह ये हिजबुल्लाह के वो हैं और मैप और देखिए अभी क्योंकि मैं लगातार इस लोकेशन पे हूँ और कैमरा पर्सन जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये हिजबुल्लाह के कमांडर का इलाका है। ये पूरा इलाका वो है जो लगातार इनके लिए एक बड़ा गढ़ है और ये इलाका ही हमको कवर करने के लिए हम आए हैं। और देखिए अभी इस इलाके के अंदर दूसरी तरफ देखिए हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमको इसी तरीके के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, हमको इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं और चारों तरफ तो आप देख सकें तो आपको सिर्फ तबाही नज़र आ रही होगी। यारी नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये वो इलाका है जहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी नहीं है। यूएन भी यहाँ से थोड़ा सा पीछे है क्योंकि ये बिल्कुल फॉरवर्ड का इलाका है। और अभी हम जब यहाँ आए तो हमें यहाँ पर ना तो अब कोई नहीं मिला। देखिए फिर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं इस समय में। और लगातार हमारा मकसद ये है कि इन इलाकों से वॉर फ्रंट से आपको ये दिखाना कि अभी यहाँ पर क्या हालात, गाँव के गाँव खाली करा लिए गए हैं और अभी भी यहाँ पर जो मौजूदगी है वो हिजबुल्लाह की है, लेकिन हिजबुल्लाह भी अब इन इलाकों से चला गया है। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों तरफ अगर आप मेरे देखें तो ये घर हुआ करते थे, सब कुछ खाली है, सब कुछ घोस्ट टाउन है। और लगातार जब हम इस पे मूवमेंट कर रहे हैं तब हम यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ यहाँ लगातार सुन पा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी अटैक कर सकते हैं। उनको जैसे ही किसी मूवमेंट के बारे में पता लगता है, उनको जैसे ही कोई जानकारी मिलती है वो उस इलाके को टारगेट करते हैं। और ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि ड्रोन की मदद से भी इजराइल इसको टारगेट करता है। हालांकि ये उनकी आर्टिलरी की जद में भी आते हैं। और देखिए इस तरीके का माहौल है। ये एक और घर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ घर बर्बाद ही नजर आएंगे। देखिए हिजबुल्लाह का वहाँ पे झंडे भी लगे हैं और ये इसलिए क्योंकि ये समझाने के लिए कि आखिरकार इस समय का यहाँ पे ताज़ा हालात कैसे हैं। और हम अभी लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि हमें आपको
तस्वीरें दिखाते रहना है हमको आपको ये समझाना है कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात लेबनान, साउथ लेबनान के इलाके में और इजराइल के इलाके में कैसे हैं। कल भी आपको याद है कि आईडीएफ ने कहा कि उसने इन्हीं इलाकों के आसपास 4 जगहों पे 4 लोकेशंस पर बड़े टारगेट किए हैं और उनका मकसद है कि इन इलाकों में पूरी तरीके से हिजबुल्लाह का सफाया कर दे। 5 किलोमीटर का रेडियस उन्होंने तय किया है और अभी जो जिस इलाके में हम हैं ये उसी 4 किलोमीटर के रेडियस में आता है। ये तो कुछ ही मीटरों की दूरी पर आप इसे कह सकते हैं कि है। और देखिए ऊपर वहाँ पे आपको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी नज़र आ रहे होंगे। वो दरअसल इन इलाकों के अंदर कहीं कहीं हिजबुल्लाह ने जहाँ पे अपनी चीज़ें बना रखी हैं, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, ये उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है। और अभी हम धीरे धीरे इन्हीं लोकेशंस के लिए आगे की तरफ बढ़े और हम आपको तस्वीरें दिखा के समझा रहे हैं कि इस समय के ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए आप देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं सुमित, वो इलाका ये बिल्कुल फॉरवर्ड इलाका है, यानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जो सीमा है उसका बिल्कुल फॉरवर्ड इलाका, ख़तरों से भरा हुआ ये इलाका है क्योंकि एक दूसरे पर इसी इलाके में लगातार हमले किए जाते हैं। और सुमित हमें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह के हमले इजराइल द्वारा इस इलाके में किए गए हैं। ये हिजबुल्लाह के कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पर किस तरह का विध्वंस देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे गाँव और इलाका है जो खाली है, वहाँ पर लोग नहीं हैं, उस इलाकों को खाली करा लिया गया है, घरों और इमारतों को नुकसान पहुँचा है। और सुमित यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ जहाँ पर UN ऑफिसर्स भी मौजूद नहीं है। एक और रिपोर्ट देखिए सुमित की और आपको अंदाजा होगा कि इस इलाके में इस वक्त क्या हो रहा है। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं और अगर आप देखें यारीनी का वो इलाका जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक टावर या फिर एक जगह बना रखी थी, अगर आप देखें सोलर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें लगा रखी थी, ये कम्युनिकेशन टावर टाइप एक काम कर रहा था। कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पर अटैक किया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये अटैक था कि पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो गई। यारीनी वो इलाका है, मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर पर है, हालांकि यहाँ पर UN की मौजूदगी भी है, लेकिन आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो आपको आज समझ में आएगा कि ऊपर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ। ये इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लगातार इन इलाकों के अंदर बम्बारमेंट की जा रही है, यानी गोलीबारी की जा रही है। और अभी भी मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ क्योंकि लगातार ये इन इलाकों में फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है वो सारा का सारा गोलान हाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो सारा इलाका जो है वो इजराइल का वो इलाका है जो इजराइल लगातार जहाँ से बड़े ऑपरेशन चला रहा है। निशांत, मेरे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूंगा आए मेरे साथ आगे और दिखाएं कि देखिए ये तबाही के मंजर है, ये तबाही के निशान है जहां पर इस समय वॉर चल रही है। और अभी खास बात यह है कि मैं यारीनी के इस इलाके में आया हूं और 3 दिन से लगातार, करीबन 3 से 4 दिन से लगातार इसी इलाके में इजराइल टारगेट कर रहा है। कल रात को भी मुझे बताया गया कि यारीनी के इलाके के अंदर इस तरीके से अटैक किए गए हैं। आप देखिए, ये आपको नजर आएगा कि जो अटैक है उससे किस तरीके के हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं चल रहा है। और ये बिल्कुल सामने का यारीनी इलाका, खुला बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, पूरा खुला इलाका है, बहुत संवेदनशील है। निशान थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार वो सिविलियंस को टारगेट कर देता है ये समझ के कि शायद ये हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। और देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घर खाली मिलेंगे, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे, खाली है, लेकिन सब कुछ खाली है यहाँ पर, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी चीज़ें हैं। और वो पूरा इलाका अगर आप देखें, वो बिल्डिंग जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है जहाँ से लगातार बम्बारमेंट की जा रही है। और अभी यारीनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन आखिरी गांवों से ही लगातार आर्टिलरी से अटैक किया जा रहा है। कहा यह भी गया कि हिजबुल्लाह ने इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी आर्टिलरी छुपाई हुई है और रह रहकर यहाँ से अटैक किया जा रहा है। और इजराइल इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है, 5 किलोमीटर के वैक्यूम को क्रिएट करना चाहता है ताकि इन इलाकों से किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और ये इलाके इस समय सबसे बड़े सेंसिटिव जोन भी है।
देखिए आखिरी गांव तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष, TV9 संवाददाता सुमित, और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो। ये लेबनान का वो आखिरी गांव है जो सीमा से लगता हुआ है, वो आखिरी इलाका है जो सीमा से लगता हुआ है। इजराइल यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के जो कब्जे के इलाके हैं वो साफ तौर पर इस जगह से दिखाई दे रहे हैं, और ये इस तरफ का इलाका है जो लेबनान का इलाका है। ये आखिरी गाँव है और पूरी तरह से यहाँ पर बर्बादी हर तरफ दिखाई दे रही है। एक और रिपोर्ट देखिए सुमित की। और यारीनी का इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। आखिरी पोस्ट जो UN की है वो इधर ही है, और अभी मेरे कैमरा पर्सन और मैं निशांत यारीनी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के झंडे यहाँ लगे, पूरी जगह पे कोई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अभी भी जब मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं ऊपर से लगातार इसराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ें सुन रहा हूँ। तो ये इलाका वो है जहाँ पर कभी भी जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बम्बारमेंट करते हैं, लगातार गिराते, क्योंकि अगर उनको अंदेशा होता है कि अगर यहाँ पर कोई मौजूद है या हिजबुल्लाह की मौजूदगी है तो निश्चित तौर पर वो उस जगह को अटैक करते हैं। एक इंग्लिश में करा दे, इंग्लिश में। वी आर नाउ एट दी यारी। सुमित को आप यारिनी में देख रहे हैं, यारिनी वो आखिरी गांव है। लगा के चले गए हैं, ये साइन है कि देखिए अब इस जगहों पर इन इलाकों में कोई भी नहीं रहता है। और ख़ास बात ये भी कि देखिए एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इस पूरे गांव का। देखिए पूरे गांव का व्यू आप देखेंगे, आपको पूरी तरफ पूरे गांव में कोई नहीं मिल रहा। ये स्टार्टिंग पॉइंट था यारीनी, और वो देखिए वो सामने है इजराइल की पोस्टें जहाँ से लगातार, और ये पूरी की बॉडी आप रिजेस जो देख रहे हैं, पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं, ये है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर को डिमार्क करने वाली जगह। यानी आप जब नीचे उतरते हैं तब आप साउथ लेबनान में आ जाते हैं, और जब आप उस पहाड़ी से उस तरफ जाते हैं वो सारा इजराइल का इलाका है। और ये इलाका है आखिरी विलेजेस यानी आखिरी गाँव इस समय साउथ लेबनान का, जिसकी हालात मौजूदा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हिजबुल्लाह के झंडे नज़र आ जाएंगे, बंद घर नज़र आ जाएंगे, खाली पड़े हुए घर आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और वो इसलिए भी क्योंकि वॉर फ्रंट के अंदर ऐसे ग्रे एरियाज़ बनाए जाते हैं ताकि आपके पास वो इलाके हों जहाँ से आप उनमें जंग लड़ सकें। और अभी देखिए, अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, ये घर, सुंदर घर लोगों के, कभी उन्होंने अपने सपनों के आशाने बनाए होंगे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं, जैसे का तैसा इस पूरे शहर को या पूरे गांव को छोड़ दिया गया है। करीबन 5 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का दायरा बिल्कुल खाली है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। आइए मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि शायद आपको कुछ ऊपर भी दिखा सकूँ, क्योंकि ये हर मौजूदा घर की इसी तरीके के हालात इस समय हैं। देखिए हर घर इसी तरीके से बंद है और लोग अपने घरों में ताले लगा के जा चुके हैं। एक तरीके से आप इसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, घोस्ट टाउन की तरह लगता है कि देखिए आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाली पड़े हुए घर मिल रहे हैं। आर्टिलरी, आर्मर्ड, आप कहते हैं कि जब हिजबुल्लाह जंग के मैदान में सबसे अजीब तस्वीर क्या होती है, तब तस्वीर यही होती है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको ना तो बात करने वाला या मिलने वाला हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस जगह की जानकारी नहीं है। इसका पूरा सर्विलेंस इजराइल भी रख रहा है, इसका पूरा सर्विलेंस। देखिए तस्वीरें हमें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित। एक और सुमित की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको यारिनी और इस बॉर्डर के इलाके से। इस समय यारीनी के इलाके में ही घूम रहे हैं। हालांकि मैं आपको लगातार बता रहा था कि किस तरीके से मैं यहाँ पे सुन सकता हूँ कि लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इजराइल के, वो यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं, सॉर्टीज़ कर रहे हैं। और दरअसल यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है सॉर्टीज़ और पेट्रोलिंग क्योंकि उनको जहाँ पे भी शक होता है, मूवमेंट होती है, वो उस इलाके को टारगेट करते हैं। हम धीरे धीरे आगे की तरफ, यारीनी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इलाका आप देख रहे हैं, ये महज करीबन कुछ मीटरों की दूरी पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी गाँव है। इसके बाद सीधा इजराइल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, हिजबुल्लाह देखिए मेरे कैमरा पर्सन और मैं, अब देखिए दूसरी जगह ये हिजबुल्लाह के वो हैं और मैप। और देखिए अभी क्योंकि मैं लगातार इस लोकेशन पे हूँ और कैमरा पर्सन जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह के कमांडर का इलाका है। ये पूरा इलाका वो है जो लगातार इनके लिए एक बड़ा गढ़ है, और ये इलाका ही हमको कवर करने के लिए हम आए हैं। और देखिए अभी इस इलाके के अंदर दूसरी तरफ देखिए, हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमको इसी तरीके के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, हमको इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और
चारों तरफ तो आप देख सकें तो आपको सिर्फ तबाही नज़र आ रही होगी। यारी नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी नहीं है। यूएन भी यहाँ से थोड़ा सा पीछे है क्योंकि ये बिल्कुल फॉरवर्ड का इलाका है। और अभी हम जब यहाँ आए तो हमें यहाँ पर ना तो अब कोई नहीं मिला। देखिए फिर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं इस समय में। और लगातार हमारा मकसद ये है कि इन इलाकों से, वॉरफ्रंट से आपको ये दिखाना कि अभी यहाँ पर क्या हालात, गाँव के गाँव खाली करा लिए गए हैं। और अभी भी यहाँ पर जो मौजूदगी है वो हिजबुल्ला की है, लेकिन हिजबुल्ला भी अब इन इलाकों से चला गया है। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों तरफ अगर आप मेरे देखें तो ये घर हुआ करते थे, सब कुछ खाली है, सब कुछ घोस्ट टाउन है। और लगातार जब हम इस पे मूवमेंट कर रहे हैं तब हम यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट्स की आवाज़ यहाँ लगातार सुन पा रहे हैं। वो युद्ध के मैदान में बने हुए हैं सुमित, वहाँ से वो रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं। वो वहाँ से जो जानकारी भेजेंगे वो फ़ौरन आपको दिखाएंगे और युद्ध के मैदान की जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे लगातार। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, दरभंगा से। मुकेश सहनी के पिता की हत्या से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की है। सीएम ने हत्या पर दुख जताया है, हत्यारों को जल्द पकड़ने का भरोसा भी दिया है मुकेश सहनी को। तो नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से न सिर्फ बात की है बल्कि उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। सीएम ने हत्या पर दुख जताया। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की और कहा कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। TV9 संवाददाता रुपेश कुमार वहां पहुंचे हैं जहां जीतन सहनी का मर्डर हुआ है। वहां से उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल सुपौल में। और ये जो घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, इसी में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि सुबह शाम खाना बनाने वाले, काम करने वाले लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन रात में कोई रहता नहीं था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया है, एक खाना बनाने वाला और एक अन्य जो यहाँ पर काम उनकी देखरेख करता था। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही खुलासा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चोरी या फिर कोई साजिश, क्योंकि कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोर चोरी की नीयत से घर में घुसे थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई चोरी का विरोध करने पर। लेकिन जिस विभत्स तरीके से, जिस तरीके से छत बिछत शव बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है ये, उसके बाद से ये शंका जाहिर हुई है कि क्या वाकई चोर ही अंदर घुसे थे और चोरी का विरोध करने के बाद ही उनकी हत्या हुई है या फिर कोई साजिश है। क्योंकि उनके बेटे, जिसकी हत्या हुई है, उनके बेटे एक बड़े राजनेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के बड़े नेता, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा क्या कोई साजिश है, क्या कोई राजनीतिक अदावत भी है, तमाम पहलुओं पर पुलिस विचार कर रही है। सिर्फ चोरी की वजह से ये वारदात हुई है ऐसा नहीं है, जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की टीम अंदर है। पूरे जो एरिया है या घर के पूरी चौहद्दी को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर आपको हम यहाँ दिखलाएं कि एफएसएल की टीम इस वक्त भी अंदर मौजूद है। किस वैज्ञानिक तरीके से अंदर जो कुछ बरामद हुआ है वो हर चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये जो एफएसएल की टीम है, ये एक एक वस्तु को, अगर चोरी हुई है तो वाकई क्या चोरी हुई है, क्या सामान गया है। देखिए जो कागजात बरामद हुए हैं, उन कागजात, कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ सीसीटीवी भी आसपास से लिए गए हैं, उनके फ़ोटो यहाँ पे पहुँच गए हैं। और एफएसएल की टीम किस तरह से अंदर कार्रवाई कर रही है वो TV9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी टीम है वो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये अकेले रहते थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 खाली ग्लास मिले हैं। क्या है उन खाली ग्लास का राज, क्या है, उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और एफएसएल की टीम इस वक्त घर में मौजूद है, हालांकि बंद कर दिया गया है। और इस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर जांच चल रही है। यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से अपनी अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोरी या फिर साजिश, क्या चोरी का विरोध करने की वजह से ये हत्या हुई है या फिर हत्या की नीयत से ही अंदर लोग प्रवेश किए थे और जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है। कि जो छत विछत शव बरामद हुए हैं, जिस विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे ये शंका जाहिर होना लाजमी है कि सिर्फ चोरी की नीयत से ही ये हत्या नहीं की गई है, बल्कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और उसी तरीके से देखिए
सुबह से ही जैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ पर दूध वाला आया और उसके बाद से पीछे के तरफ से अंदर प्रवेश किया गया, क्योंकि आगे हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए थे, लालू जी भी फ़ोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फ़ोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। देखिए, मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, उनके पिता की हत्या की गई है और उन्होंने जानकारी दी, बताया कि क्या उनकी बात हुई है नीतीश कुमार से, क्या उन्हें बताया गया है, क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बात हुई है और उन्हें ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि जल्द से जल्द जो भी गुनाहगार है उन्हें पकड़ लिया जाएगा। आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। इसकी जानकारी दी मुकेश सहनी ने मीडिया को। इस बीच ये जानकारी भी मिल रही है इस मामले से जुड़ी हुई कि पटना एसटीएफ करेगी दरभंगा पुलिस की मदद। पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ की टीम को वहां भेजा है। घर से 3 बाइक बरामद की गई हैं और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। घर में अकेले रहते थे मुकेश सहनी के पिता। घर की अलमारी घर के बाहर मिली है, ये भी जानकारी मिल रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। आखिर ये हत्या क्यों हुई है, किसने की है? पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया चोरी और चोरी के विरोध करने के स्वरूप में यह हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कारण सिर्फ वही है या फिर और राज हैं जो खुलने बाकी हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां हत्या के राज दफन हैं। एक लाल बक्सा, हमारी नज़र एक लाल बक्से पर है। क्या उस लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के राज दफन हैं? वो लाल बक्सा हम आपको दिखलाते हैं। ये सामने देखिए, घर के पिछवाड़े में ये जो लाल बक्सा रखा हुआ है, ये इसी बक्से को पीछे फेंका गया था। जो लोग भी अंदर घुसे थे पिछले दरवाजे को तोड़ करके और पिछले दरवाजे से अंदर गए थे और उसके बाद से यह लाल बक्सा ठीक हमारे सामने यहाँ फेंका गया था, जिसको 4 पुलिसकर्मियों ने उठा करके और फिर वहाँ पे रखा है। इतना भारी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ कागजात, 3 खाली गिलास। आखिर उस खाली गिलास का राज क्या है? 3 जो खाली गिलास बरामद हुए हैं, क्या उस 3 जो खाली गिलास हैं उस खाली गिलास में भी कुछ राज है? जीतन सहनी की हत्या का कनेक्शन क्या उन 3 खाली गिलास से जुड़ता है? 3 बाइक्स भी यहाँ पर मिली हैं। बाइक्स किसकी है, कब आई है, सीसीटीवी फुटेज क्या है? पुलिस ने हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, लेकिन हमारी तफ्तीश ये बता रही है कि लाल बक्से में कुछ ऐसे कागजात मौजूद थे जो बेहद अहम हैं और उस कागजात, लाल बक्से में बंद कागजात में जीतन सहनी की हत्या का राज दफन है। एक बार आप फिर से देखिए, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। कौन लोग उस बक्से को लेकर घर के पीछे आए थे? क्या कागजात, क्या वो महत्वपूर्ण सुराग इस लाल बक्से के अंदर मौजूद था? क्या यह लाल बक्सा पुलिस की जांच को या पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए घर के पीछे फेंक दिया गया था ताकि यह चोरी लगे, या फिर इसी लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के सारे राज दफन हैं? लाल बक्से को 3 से 4 लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की टीम जब पीछे से उस बक्से को ले गई तो 4 लोग उसमें लगे हुए थे। जाहिर सी बात है कि बक्सा बहुत भारी है, उसमें कुछ अहम सामान भी रहे होंगे। उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उस फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया गया है।
और जो जीतन सहनी हैं वो इस घर में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी जब भी यहाँ आते थे, सामने भी एक मकान है जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन इसी मकान में जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि उनके दैनिक कार्य के लिए कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर थे, वो खाना बनाने वाले और अन्य जो लोग हैं, 2 व्यक्ति अक्सर उनके घर में आया करते थे उनको असिस्ट करने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाकी उनके कामों के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल अभी अनुत्तरित हैं। पुलिस ने ये तो कह दिया कि प्रथम दृष्टया चोरी लगता है और चोरी के विरोध करने की वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से छत बिछत शव बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर जिसको कह सकते हैं, वो सिर्फ चोरी का विरोध करने की वजह से नहीं हो सकता है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि चोरी सिर्फ एकमात्र वजह नहीं हो सकती है, इस हत्या की कुछ और वजहें हो सकती है, जहां तक जांच चल रही है। लेकिन फिर हमारी तफ्तीश में सवाल वहीं पर आकर क्या है, 3 खाली गिलास का राज क्या है, 3 खाली गिलासों का कनेक्शन क्या है, 3 खाली गिलास की गुत्थी क्या है और उस लाल बक्से में कौन सा ऐसा राज दफन है जो जीतन सहनी की हत्या तक लेकर जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 9 पर। जीतन सहनी के भतीजे ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। कल रात खाने पीने की पार्टी हुई, ये कहा राहुल सहनी ने। शराब पीने वालों ने की होगी हत्या, ये कहना है राहुल का। हत्यारों को पूरे घर की जानकारी थी, ये भी कहा राहुल सहनी ने। कितने लोग रहते थे इस घर में? इसमें जो है जीतन चचा जो है मुकेश जी का पिताजी अकेले रहता था और एक बूढ़ा रहता था, इससे कोई काम करवाता था खाना बनाने। तो रात में रहता था या आते जाते थे? नहीं, शाम को जो है बूढ़ा यहाँ से चले जाता था अपना घर खाना वाना बनाकर, और इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है सुबह में फिर हम लोग को पता चला कि हर मंगल जो है सवेरे या 3 बजे भोरे जीतन चचा उठ जाता था। उठने के बाद जो है बाजा इसके अंदर में है, टीवी है, बाजा जो है हेलोजन जो टेम्पू उम्पू में लगाता है वही जो है बजाता था, तो सब जान जाता था कि जीतन चचा उठ गया है। हर मंगल जो है इसको पूजा पाठ करना सवेरे। तो इसका ही 1-2 आदमी सुबह में आया इसको खोज करने के लिए, तो ये तो अंदर में मरा हुआ था। 3-4 बार आवाज़ दिया, नहीं उठा। तो यही बूढ़ा जो खाना वाना बनाता था वही जो है इस होके गया है अंदर। इधर शायद गेट नहीं लगा हुआ पीछे। हाँ। तो अंदर जो गया तो इसका दृष्टि देख के जो है ना, ये बूढ़ा यहाँ से डायरेक्ट भागा है। तो जीतन चचा जो है, इसका एक भतीजा है मंत्री साहब, उसको पास डायरेक्ट गया है। इसको बोला कि यहाँ पर जाके देखो, जीतन चचा के पास बहुत बड़ा घटना हो गया, अंदर में मरल है। इस हिसाब से कि जवाब नहीं है। हाँ, और हम लोग को सर यहीं पे घर है, मगर हम लोग ये नहीं बुझे कि क्या घटना हो रहा है, नहीं हुआ है, ये सब कुछ कहीं हम लोग को पता नहीं। जब 100 जिस तरीके से मिला है, जितना विभत्स तरीके से मारा गया है, सिर्फ चोरी वजह हो सकती है? चोरी का वजह होगा, चोरी का वजह होगा, या कुछ और हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। कुछ साजिश नजर आ रही है? जी सर, कुछ और ये सही बात है कि चोरी हो सकता है। और ये चोरी की वजह से अब इसकी शिकर से हत्या हुआ, अब की चोरी इल्जाम से हत्या, और ये आने वाला ये लूटने वाला इसने किया और किसने किया उसके इल्जाम तो वही जानेंगे। ये कौन थे? जीतन मांझी जी आपके कौन हुए? मामा लगते हैं। आपके मामा लगते हैं। तो आप कब आए? आप ये ज़मीन आप ही की है? जी मतलब आप पड़ोसी हैं? वो सामने मकान है और ये ज़मीन आपकी है? जी। तो कब आपको पता चला? सुबह में पता चला। सुबह में पता चला। तो कोई दुश्मनी, कुछ हाल फिलहाल में कुछ ऐसा विवाद हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ हर एक इंसान से मुलाकात होती रहती है और उनके घर पे आया ज़्यादा लगा रहता है हर आदमी का। अच्छा, आप बिल्कुल उनके पड़ोस में अभी बैठे हुए हैं, तो आखिरी आपकी मुलाकात या बात कब हुई थी उनसे? कल शाम को ही हुई थी। कल शाम को ही मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे थे? कुछ इस तरह से, कुछ परेशान? नहीं, बोला काम का चालू कर दिया, तो बोले नहीं, साइड में सिर्फ बाउंड्री को घेर रहे हैं, बस इतना ही। उसके बाद कोई बातचीत नहीं। आपको कुछ अंदेशा रहा हो कि नहीं कुछ हुआ हो ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं। बोले ना, उनसे हर इंसान से लगाव है, आते जाते रहते हैं उनके घर पे, बराबर बैठते हैं। आप कब गए थे लास्ट टाइम? कल शाम को? नहीं, घर पे नहीं, यहीं से बातचीत हुआ था। अच्छा, यहीं से हुआ? हाँ, गए। घर पे कब गए थे लास्ट आप? बहुत नहीं, उस घर पे जाते भी नहीं, भैया आते हैं तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।